हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आज आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूं और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर हमें उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स का वेटेज अगर पता लग जाए तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि हमें एक चैप्टर नहीं आता, लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। एक चैप्टर नहीं आता उसको भी मैं ये बोलूँगा कि उस चैप्टर का एक टॉपिक नहीं आता। दोस्तों इसके बाद अगर आपके मन में ये आता है ख्याल कि सर हमें एक सब्जेक्ट नहीं आता, कई बच्चे, मैं लाखों बच्चों से मिला हूँ आज तक, उन बच्चों ने सिर्फ एक ही बात बोली, सर मेरा एक्स सब्जेक्ट खराब है, वाई सब्जेक्ट खराब है, जेड सब्जेक्ट खराब है, सर मेरे 2 सब्जेक्ट अच्छे, एक सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप गलत हैं, आपका वो सब्जेक्ट खराब नहीं है। आप उस सब्जेक्ट के अंदर जाइए और आप आइडेंटिफाई कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट खराब नहीं है, आपका उस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर खराब है, उस चैप्टर का भी एक टॉपिक खराब है। उस टॉपिक के अंदर भी अगर और डीप में जाएंगे तो पर्टिकुलर एक टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी नहीं हो पाती हैं, वो खराब है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ताकि आप जब अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई करते समय अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं आती तो एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि आपको कितना परसेंट उस सब्जेक्ट में नहीं आता, और उस सब्जेक्ट के अंदर जो कितना परसेंट नहीं आता वो भी अगर आप कर लें इस समय में तो आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग हो जाएगा और कितने स्ट्रांगली आप अपने एग्जाम के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे साथ ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है केमिकल बॉन्डिंग होता है वो 30% है। दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करूँगा चैप्टर्स को, 11th की NCERT, 12th की NCERT, यानी मैं आपको 11th के वेटेज वाले चैप्टर्स बताऊंगा अलग से और 12th वाले वेटेज के चैप्टर बताऊंगा अलग से। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 12th की, जो हम 12th के अंदर पढ़ते हैं, 12th के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 11th और 12th दोनों के केमिकल बॉन्डिंग को यहीं पर कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो अगर 11th और 12th के केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 30% तक वेटेज रहता है। जो एनालिसिस अपन ने किया है वो है आज से 10 साल तक के जितने जेईई मेंस के एग्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जेईई एडवांस का जो एग्जाम हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए। इसलिए हो सकता है कि मेरा ये डेटा किसी के साथ मैच करे या किसी के साथ मैच ना करे, बिकॉज मैंने दोनों को ही कंबाइंड करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम दोनों की ही तैयारी कर रहे होते हैं। जेईई मेंस के अंदर अगर हमारे अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो हम जेईई एडवांस देने चले जाते हैं, नहीं होता तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसलिए हम नहीं दे पाते, हम रिपीट करते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप 30% आपका जो वेटेज होगा वो आपका केमिकल बॉन्डिंग का रहेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है सबसे बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसका वेटेज चाहे कुछ भी रहे, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ लेते हैं तो बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है, यानी कि आपका पूरा केमिस्ट्री स्ट्रांग करवा सकता है ये चैप्टर, अगर आपने इस चैप्टर को स्ट्रांगली कर लिया तो। समझ रहे बात को? स्ट्रांगली करने के लिए आपको अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप देख सकते हैं कितना, 35%। दोस्तों अगर मैं सारे चैप्टर्स की बात करूं तो ये 35% वेटेज रखता है, यानी कि अगर मैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर होता है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसलिए आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन भी बच्चों का बैकलॉग है दोस्तों वो ध्यान से सुनिएगा, वो नुकसान में मत आइएगा कभी भी, किसी भी कीमत पे। अगर आपका बैकलॉग है ये तो इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको सबसे पहले सारे चैप्टर भले ही छोड़ दीजिए, अभी उठा के कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन का स्ट्रांग होना आपके लिए ज़रूरी है, कंपल्शन है आपका, क्योंकि लगभग 35% आपका इसी में से आता है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। भाई साहब पी ब्लॉक जब नाम आता है तो आधे बच्चों की सांसें कांप जाती है, घबरा जाते, डर जाते, बोलते सर हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं होता। और सर ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर भी अगर हम बात करें तो हमसे पी ब्लॉक नहीं होता। सर बहुत सारा है, सर कहाँ से करें? तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ NCERT से करें। आप अपनी प्रेफरेंस रखें NCERT के अंदर जितना पी ब्लॉक है सब याद कर जाओ, बाकी कुछ मत करो, टेंशन फ्री। तो इसका भी पी ब्लॉक का भी 25% आपके पास वेटेज रहेगा। तो 25% वेटेज अगर ये रहता है तो आप देख सकते हैं अगर आप 3 चैप्टर स्ट्रांगली करके जाते हैं
पहला केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक सिर्फ एनसीईआरटी से। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी से नहीं करनी है। केमिकल बॉन्डिंग में 11th का केमिकल बॉन्डिंग, 12th का केमिकल बॉन्डिंग, दोनों को आपने जहां पढ़ा है वहां के नोट्स से पढ़कर जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग बहुत कम है लेकिन केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद अगर हम बात करें 12th के ही चैप्टर की, तो मेटलर्जी आता है, 5% इसका वेटेज देता है। लगभग एक आध एक सवाल आपके कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, डिपेंड करता है। तो 5% इसका भी वेटेज रहेगा, और एफ ब्लॉक जो होता है उसका भी 5% रहता है। अब मेरे पास 2 स्टूडेंट आते हैं और दोनों के अंदर 2-2 चैप्टर का बैकलॉग है। बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को दोस्तों, स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बार पढ़ा रहा था मैं, तो 2 दोस्त आए और दोनों दोस्तों ने मुझसे कहा कि सर हमारा है ना 2-2 चैप्टर वीक है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा हमारा आईटी में सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो एक्चुअली मेरी आदत है थोड़ा सा, मैं थोड़ा डीप में जाके पूछता हूँ। मैंने कहा कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का? बोला सर इनऑर्गेनिक का, आप ही के सब्जेक्ट का है क्योंकि आपके पास आए हैं। मैंने कहा अच्छा, कौन कौन से चैप्टर वीक है बताओ। एक बच्चा जो था उन दोनों में से, वो बोला सर मेरा एफ ब्लॉक अभी बहुत बाकी है, और सर मेरा है ना मेटलर्जी अभी स्ट्रांग नहीं है सर, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है सर, टाइम भी नहीं है, पता नहीं क्या करूँ। मैंने दूसरे से पूछा तेरा बैकलॉग क्या बता? सर मेरे सिर्फ 2 चैप्टर का बैकलॉग है, एक आपका पी ब्लॉक बचा हुआ है और एक मेरा कोऑर्डिनेशन बचा है। सर केमिकल बॉन्डिंग तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, बस कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब होगी इसलिए मैं कर नहीं पाया और मेरा बैकलॉग हो गया। अब दोस्तों देखो, दोनों दोस्त ऐसे हैं जिनका 2-2 चैप्टर वीक है, और दोनों ही स्टेट ऑफ माइंड समझना, यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड ये कि दोनों सोच रहे हैं कि हमारा दोनों का 2-2 चैप्टर है तो हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर वो दोनों गलत है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यहाँ पर उन दोनों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए उसका एफ ब्लॉक मिसिंग था, उसका जो है मेटलर्जी था एक बच्चे का, दूसरे ने मुझसे कहा माय गॉड पी ब्लॉक मिसिंग है, और मुझसे कहा कोऑर्डिनेशन। दोनों का परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बैकलॉग है वो अलग अलग है, दोनों का नुकसान जो होगा एग्जाम में वो अलग अलग होगा। इसका एग्जाम से 10% का लॉस हो रहा है, और ये भाई 10% के चक्कर में अपने आप को ऐसा डिमोटिवेट करके बैठा है कि उसका कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। और ये भाई जो है वो दोनों इतना बड़ा मेजर है 25 और 35 है ना, और ये भाई सोच रहा है कि मेरे भी तो 2 चैप्टर है, इसके भी 2 चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही तो बराबर नुकसान हो रहा है। गलत। इसलिए मैं बार बार ये सेशन लाने का मेरा उद्देश्य यही था, स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है। किसी बच्चे में और कॉन्फिडेंस है तो वो डाउन हो और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करे, किसी में अगर डिमोटिवेशन है तो वो बेचारा समझे कि यार तेरा लॉस देख, तू कितने परसेंट का, सिर्फ 10% का लॉस कर रहा है और तू चैप्टर काउंट कर रहा है। चैप्टर काउंट नहीं करना है, इनऑर्गेनिक का वेटेज काउंट करना है उसके अंदर कि कितना % नुकसान होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये 12th वाले जो चैप्टर थे इनका वेटेज आपको समझ में आया होगा, और इस वेटेज को बताने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी ही आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी से आप जीत सकते हैं। अब बात करते हैं 11th के चैप्टर्स की। देखिए दोस्तों, बहुत ही हंसी आने वाली है। अगर आप जेईई मेंस को फोकस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जेईई मेंस में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 30% वेटेज रहता है। एक सवाल लिख लो आज, गारंटी, पक्का एक सवाल आएगा, हर स्लॉट में आएगा, हर सेशन में आएगा, चाहे आपके 2 स्लॉट हो चाहे कितने भी स्लॉट हो, हर एक स्लॉट में एक सवाल पक्का है। उसके बाद जो आता है हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, 35% बोल रहा हूं क्योंकि मिनिमम 2 सवाल इसके अंदर से आते हैं। मैं बताऊंगा एच कंपाउंड में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन होते हैं, किस टॉपिक में, सब टॉपिक में, वो सारे बताऊंगा, क्योंकि 11th में हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं मैं वो बता। जेईई मेंस के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जाके वहां पर परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं साहब हमें तो कुछ नहीं आता, सर इनऑर्गेनिक याद नहीं होती। 90% बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री की वजह से बर्बाद हूं। अरे काहे का बर्बाद है, 5% एस ब्लॉक का आएगा है। अगर तेरे को इनऑर्गेनिक नंबर लाने हैं तो ये 2 चैप्टर अच्छे से 11th की एनसीईआरटी उठा, ओनली एनसीईआरटी, कसम खा लो, ओनली, क्या लिखोगे उसमें, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। ओनली एनसीईआरटी के अंदर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर लो, हाइड्रोजन कर लो, 35 + 30, 11th का लगभग आपका काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भाई ये 11th के लिए है, प्लीज आप ये मत सोचना कि सर ने 200% से बना दिया, नहीं नहीं, समझ गए ना। तो आपने 11th की एनसीईआरटी उठा के ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, तो आपका लगभग आप मान लो कितना सारा सिलेबस हो गया। अब मुझे नहीं लगता इन दोनों को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बात है पीरियोडिक की, भाई साहब पीरियोडिक का 15% होता है। 15% के अंदर से अगर आपने ये भी पढ़ लिया ना तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, अभी फटाफट देखोगे आप तो आपका बहुत कम टाइम वेस्ट होगा। क्या बोला जल्दी बताओ, बहुत कम टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर, ये बहुत कम टाइम वेस्ट। क्वांटम नंबर आपको पता है एकाधिक सवाल आ जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक आपको पता है एकाधिक सवाल आता है। तो 11th के अगर इन सारे टॉपिक्स को आपने स्ट्रांगली कर लिया तो ये मानकर चलो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है। अब एक बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है सर मेरे से तो इन्वायरमेंटल याद नहीं होता, सर मैं भूल जाता हूँ। अरे भाई ज़िंदगी भर याद करना है क्या तेरे को? भूल जाता है ना, ऐसे चैप्टर की लिस्ट बना लो और जिस दिन एग्जाम हो से 1 हफ्ता पहले उनको याद कर लो। 1 हफ्ता पहले याद करके जाओगे, 1 हफ्ते बाद तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में सही करके आओगे, फिर भूल जाओगे,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एग्ज़ाम तक याद रखना है। हार्डवर्क पेस करता है, लेकिन आजकल स्मार्ट हार्डवर्क सबसे ज़्यादा पे करता है। तो यहाँ पर आपको चालाक बनना पड़ेगा। यहाँ ऐसे बिल्कुल ही आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं असहाय, पीड़ित, लाचार, मंदबुद्धि, अविकसित, कुपोषण के शिकार कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। यार चालाक बनो ना, भूल जाते हो, कितने टाइम बाद भूल जाते हो, तो उतने टाइम पहले ही याद कर लो ना। एग्जाम में ही तो सही करना है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी सही करना है हमें। आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ये चैप्टर्स को देखोगे आप, तो आपके एक एक दो दो सवाल तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे लगभग। आप ये मानकर चलो, अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करी तो आप सबसे पहले आज जाके अपने इस चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कितने कितने चैप्टर आपके मिसिंग है। वो चैप्टर्स लिखने के बाद आप उनका परसेंटेज देखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं पहले उन्हें सही करेंगे, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी से लर्न करने वाले उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करते ही आपका बहुत हाई परसेंटेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर मैं इनकी भी डिटेल स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा, लाइक कि इनमें आपको कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे करने हैं, चैप्टर्स के अंदर भी सब टॉपिक्स कौन कौन से अच्छे करने हैं, कि कौन से सब टॉपिक में से, मतलब डिटेल एनालिसिस कह सकते हैं अपन, वो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।